अस्सलाम वालेकुम। आज द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर, पंजाब गवर्नमेंट पिछले कुछ अरसे में छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज़ का और मनफी प्रोपेगेंडा का शिकार रही है, लेकिन अब तो उनका इन हाउस जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की लॉबी है, वो जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं मलिक मोहम्मद ख़ान साहब, उनके अगेंस्ट हो गई है। उस्मा बुखारी साहिबा ने भी पिछले दिनों उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं। तो इस सब की वजूहात क्या हैं और ये लड़ाई क्या इतनी शिद्दत इख्तियार कर सकती है कि वो पंजाब असम्बली के स्पीकर को ही चेंज कर दें, या फिर पंजाब असम्बली के स्पीकर जो हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो मरीम नवाज़ साहिबा की लॉबी के अगेंस्ट मतलब लॉबी को चैलेंज कर सकें? असल में ये जो स्पीकर है ना आपके मोहम्मद अहमद ख़ान, मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान, ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान हैं। ये जो स्टीरियोटाइप हमारे पॉलिटिशियन हैं उस तरह के नहीं हैं। मुझे याद है 2007 में ये मुस्लिम लीग काफ में थे, मुस्लिम 2002 की असेंबली जो बनी थी, ठीक है। और उसमें मुस्लिम लीग काफ के दो नौजवान MPs देखे थे मैंने, जो कि एक्सटेम्पोर अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करते थे। अपना एक आबद चट्ठा साहब थे शेखुपुरा से, वो आजकल लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, नईम चट्ठा के बेटे, और एक ये मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब। ये बुनियादी तौर पे मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब जो हैं ये मलिक मोहम्मद अली ख़ान साहब के बेटे हैं। इनके फादर जो हैं वो तकरीबन 1960 से पॉलिटिक्स में हैं। ठीक है। ये कसूर में ये फैमिली है, काफ़ी तगड़ी फैमिली है, और इनका बेसिकली मरीम नवाज़ साहबा से तो पुराना प्रॉब्लम है, नया नहीं है। ये बेसिकली हमज़ा शहबाज शरीफ लॉबी के आदमी हैं, और इसीलिए जब मरीम साहबा को वज़ीर आला नामज़द किया जा रहा था तो दो बड़े स्टार थे जो हमज़ा शहबाज की लॉबी के, या जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की लॉबी के, उनमें एक अता तारड़ थे जिनको वफाकी वज़ीर इत्तलात बनाया गया, और दूसरे मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब थे जिनको स्पीकरशिप दी गई। और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जो हैं वो इससे पहले जो बाजवा साहब के साथ मुस्लिम लीग नून के मामलात चल रहे थे उनमें भी बहुत एक्टिव रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त, बड़े वाइब्रेंट और हर तरह के लोगों से ताल्लुकात रखने वाले आदमी। उनकी बदकिस्मती है कि इस वक्त मरीम साहबा का बहुत अरूज है पंजाब में, तो वो उनके सामने किसी न किसी तरीके से उनको खटक गए। वो ऐसे खटक गए हैं कि ये इसी बजट इजलास में ही हुआ है ये सारा मामला। बजट इजलास में मुस्लिम लीग नून की तरफ से अक्सर PTI और मुस्लिम लीग नून के अरकान का आपस में झगड़ा होता रहता है। जैसे मरकज़ में भी आपने देखा कि अचकज़ई साहब और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान तल्ख़ जुमलों की और वो सारी गुफ्तगू आपने सुनी, स्पीकर के साथ जो उनकी फ़ाइट थी। इसी तरह पंजाब असम्बली में बहुत शोर बरपा रहता है, लेकिन पंजाब असम्बली कवर नहीं होती उस तरीके से जिस तरीके से होनी भी चाहिए। वहाँ पे एक हाफ़िज़ ज़ीशान नामी MPA है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि किस वजह से मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जो हैं वो इस वक्त मरीम साहबा को चुभ रहे हैं या उनको पसंद नहीं है। PTI के हाफ़िज़ ज़ीशान जो हैं वो तकरीर कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के एक MPA के जवाब में, जिसने कहा था कि इमरान ख़ान के ज़माने में जब पंजाब गवर्नमेंट थी तो वो तो गोगी चला रही थी। बुज़दार साहब जो हैं वो तो एक तरह से फ्रंट मैन थे, तो जो फ़रा गोगी थी वो फ्रंट पे थी और वो करप्शन कर रही थी। तो उस वक्त की जो करप्शन है वो आपको याद नहीं है। तो उसके बाद ये मिस्टर हाफ़िज़ ज़ीशान है एक PTI के, वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि जो करप्शन है इस वक्त भी दो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही हैं। उनका इशारा था शायद अपना ये जो एक तो वज़ीर इत्तलात साहबा उस्मा बुखारी साहबा और मरियम औरंगज़ेब साहबा की तरफ शायद था, शायद कोई इशारा उनका चीफ़ मिनिस्टर की तरफ भी हो। फिर उसने काफ़ी करप्शन के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि ये जो फ़रा गोगी का ताना देते हो, फ़रा गोगी जो है वो आपके ही एक MPA की बहू है, वो मुस्लिम लीग नून के MPA उसकी बहू है, और उसने उस वक्त जब बुज़दार की गवर्नमेंट थी तो अपनी सहूलत कारी के लिए एक सिविल सर्वेंट को
कमिश्नर गुजरांवाला लगवाया हुआ था, जिसका नाम था जाहिद अख्तर जमान साहब, वो आजकल चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं जी। वही सेम आदमी। और उसी का भांजा जो है वो सुहेब भरत जो है वो इस वक्त आपका वक्स का मिनिस्टर है। अच्छा। चीफ सेक्रेटरी का जो भांजा है, वक्स मिनिस्ट्री में ही सारे काम जो ठेके वगैरह होते हैं। तो उसने कहा कि आज भी अगर फरागोगी का सहूलतकार था चीफ सेक्रेटरी जो मौजूद हैं जाहिद अख्तर जमान उस वक्त, तो आज वही चीफ सेक्रेटरी आपके साथ भी है, तो आज आपकी अपनी फरागोगियाँ यहाँ पे हैं। तो उसने काफ़ी बिलो द बेल्ट अटैक्स किए। उसके जवाब में जब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी तो वहाँ पे एक हंगामा हुआ। जो अगले दिन अपना आई जो वज़ीर इत्तलात हैं उज़्मा बुखारी साहबा, तो उन्होंने स्पीकर साहब को टॉन्ट की। उन्होंने कहा कि कल जो आप लेक्चर दे रहे थे, क्योंकि स्पीकर साहब ने जब दोनों फ्रीकैन आपस में आमने सामने थे तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन की बात भी सुननी चाहिए, वो अगर यहाँ नहीं बात करेंगे तो वो कहाँ करेंगे, तो ट्रेजरी बेंचेस को उनको सुनना चाहिए। उस पर उज़्मा बुखारी साहबा बहुत सीखपा हुई। तो फिर जो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब हैं वो भी जोश में आ गए। उन्होंने कहा कि ये आप कैसी बात कर रही हैं, क्या मैं अपने मेरी जो सीट है मैं ये सीट छोड़ सकता हूँ? मैं कतन जो अपोजिशन को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक दबा नहीं सकता या उनको बात करने से रोक नहीं सकता। तो वो भी एक काफ़ी एक टफ़ टॉक हुई उनकी। फिर एक मिनिस्टर हैं इनके जो कि शायद ये काम बल्दियात के मिनिस्टर हैं, उसने कहा कि इसको स्पीकर को टॉन्ट किया कि ये जो आप मेरे बारे में लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे, स्पीकर साहब आप इनको लेकर आएँ मेरे दफ्तर में, आपको बताऊं कि हम क्या क्या कुछ कर रहे हैं। तो स्पीकर ने उसकी भी क्लास ले ली। उसने कहा कि ये पंजाब असेंबली किसके लिए है? उसने कहा कि ये एक पंजाब असेंबली जो है वो आपसे आपका एहतसाब कर सकती है, अकाउंटेबल अदारा है ये, ऊपर से एक इसको ओवरसाइट है इसके पास पंजाब असेंबली के पास। आप यहाँ बताएं आप क्यों करते हैं, आपके दफ्तर क्यों जाएं? तो एक तरह से ट्रेजरी बेंचेस का और इनका मलिक मोहम्मद ख़ान साहब की एक तलखी या बिटरनेस जो है वो चल रही है। और ख़बरें ये हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने इनके जो ज़िले में डीपीओ साहब हैं या इनके ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर है या जो दूसरे इंतज़ामी अदारे हैं, उनको कह दिया है कि इन मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान और इनकी फ़ैमिली के जो काम हैं हुकूमत से वाबस्ता वो अव्वल तो किए ना जाएं। अगर कोई चीज़ करनी भी है तो उसको स्लो डाउन कर दें और इनको टरखाएं, इनके काम बंद कर दें। तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। अब मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जो है वो उसकी एक लॉबी भी है। मैंने जैसे पहले बताया कि वो चूँकि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़े थे, एक धड़ा जो है वो मरियम साहबा की हमायत करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और दूसरा जो है वो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की। तो मुझे याद है जब PDM के जलसे हो रहे थे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, उस वक्त भी मरियम साहबा ने, मुस्लिम लीग नून ने PDM का एक जलसा जो था वो मीनार पाकिस्तान में रखा था। तो वो उसके इंतज़ामात आलमोस्ट लाहौर की वजह से मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मे थे। तो उसमें हाज़री के कम होने की वजह जो बताई गई वो ये बताई गई कि हमज़ा शहबाज चूँकि उस वक्त नहीं चाह रहे थे कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ाई है ये जारी रहे। शहबाज शरीफ साहब भी सुलह के चक्कर में थे और हमज़ा भी। तो हमज़ा ने अपने अपने जो दोस्त थे उनको मना कर दिया था कि बंदे लेकर मत आना। तो उनमें कहा गया था, इसका नाम मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान का नाम उस वक्त भी लिया गया था कि कसूर से लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको मना कर दिया गया था। और फिर उसके बाद मरियम साहबा ने यहाँ पे जो खोखर बरादरान हैं या दूसरे लोग उनको एक्टिव किया, फिर उनके बलबूते पर ही यहाँ पे जलसे जुलूस मुस्लिम लीग नून करती रही। और उनका ख्याल था कि कसूर से या शेखुपुरा से या फ़लाने इलाकों से तो लोग नहीं आने, अब हमें यहाँ से बंदे इकट्ठे करने। तो ये एक तो पुराना प्रॉब्लम है। अब ये नए सिरे से इसने इस प्रॉब्लम ने रीविज़िट किया है कि उनके पास ओहदा काफ़ी बड़ा है, वो रोज़ाना तंग कर सकते हैं
मुझे याद है जब परवेज़ इलाही स्पीकर थे, उस वक्त अपना वज़ीर आला थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, तो वो जब उनके दरमियान इख्तलाफात हुए तो परवेज़ इलाही बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था तहरीरी बेंचेस को। फिर उसके बाद दूसरा मौका मंजूर वट्टू का हमने देखा। मंजूर वट्टू स्पीकर थे नकई के, और वो बाद में ख़ुद वज़ीर आला बनने के चक्कर में, और उसके बाद भी एक दफ़ा वो जब स्पीकर बने, गालबन ये वो ज़माना था जब कोई दूसरी दफ़ा वो एक मौके पे स्पीकर बने, तो उस वक्त भी उनकी और जो हुकूमती बेंचेस थे उनके दरमियान, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, आम बंदा स्पीकर हो ना जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उसको तो दबाया जा सकता है, लेकिन जो आदमी एक ग्रुप के साथ और एक ताकत के साथ थोड़ा हो तो वो फिर कोई ना कोई अपनी से बनाता है। इसका मतलब इनको तब्दील किया जाना भी कोई इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक सपोर्ट उसको हासिल है। लेकिन अब देखना ये है कि बाज़ औक़ात जब किसी को सज़ा मिलना शुरू हो जाती है, हो सकता है कि मरियम साहबा अपने अंकल शहबाज शरीफ साहब से कहें या अपने कज़न को कि अब मेरे लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसको कहीं आप वफाक में ले जाएं, मुझे कोई नया स्पीकर चाहिए। लेकिन वो स्टेज शायद अभी नहीं आई, अभी ये इब्तदाई बात है। और मेरा ख्याल है कि जब मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को भी पता चलेगा कि शायद उसके लिए अब स्पेस कम है, तो शायद वो खुद अपनी सीट से पीछे हट जाए। अच्छा, तो ये तो हो गई ना पंजाब असम्बली की बात। बाज़ तजिया निगार ये भी कह रहे हैं कि फ़ेडरल में जो PMLN और पीपल्स पार्टी की पार्टनरशिप है वो भी इस तरह से ख़तरे में है कि पीपल्स पार्टी सब जानते हैं बहुत अग्रेसिव नज़र आ रही है, लेकिन जो PMLN है वो सोच रही है कि वो फ़ेडरल गवर्नमेंट छोड़ दे और वो सिर्फ पंजाब को रख ले। और उनको ये भी फ़ील हो रहा है कि कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा तो हो नहीं रहा, मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है, और वो इस नहज पे पहुंच गए हैं कि वो चाहते हैं कि अब जिसने वज़ीर आज़म बनना है बन जाए, हमारी तरफ से ले लें सीट, हम पंजाब संभाल लेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तजिया निगार क्यों बात कर? असल में ये सच्चाई तो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को ना इस्टेब्लिशमेंट छोड़ेगी, ना शहबाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून के अंदर एक लॉबी है, बड़ी तगड़ी लॉबी है। वो समझते हैं कि जब से ये वाला आपने इमरान ख़ान साहब की छुट्टी करवाई और अदम एतमाद के बाद हुकूमत ली है, तो आप मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब से अनपॉपुलर हो गई है बहुत बुरी तरीके से। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इकॉनमी के हालात हैं, जो जिस तरीके से ये ईरान अमेरिका जंग से पहले जो रूस और यूक्रेन की जंग थी, उसकी वजह से जो रिसेशन आए थे, उसके नतीजे में जो इकॉनमी बहुत ख़राब हो गई, तो उससे वफाकी हुकूमत की वजह से मुस्लिम लीग नून को और ज़्यादा नुकसानात का सामना है। तो ये लॉबी है मुस्लिम लीग नून में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की और मरियम साहबा की। उनका ख्याल है कि हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, वो हमारे पास अक्सरियत भी नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले साथ बाजू मरोड़ते रहते हैं हर वक्त। अभी जिस तरह से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में इनको आगे नहीं बढ़ने दिया, अब कश्मीर का फ्रंट है, कश्मीर पे भी बिलावल भुट्टो जिस तरह से ख्वाजा आसफ़ को रगेद रहे थे और जिस तरीके से वो फेडरल गवर्नमेंट को रगेदते हैं, तो उनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी उनके मौक़िफ़ के मुताबिक एक तरह से ना ऐसा फ़ायदा उठा रही है, नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है उनकी शराफत का या उनके इत्तेहाद का। तो इस इत्तेहाद से तो बेहतर है कि हम पीछे ही हट जाएं। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के उस लॉबी की सोच है जो लॉबी मरियम साहबा के साथ आइडेंटिफाई करती है या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ। लेकिन मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी लॉबी है जो मैंने पहले बताया था कि PDM के दिनों में भी एक्टिव थी, वो है प्रो एस्टेब्लिशमेंट लॉबी। वो समझते हैं कि यही एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत है आज हमारी, तो हम क्यों पीछे हटें, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छे बुरे वक्त में आज बुरा वक्त है तो कल को अच्छा वक्त भी आ जाएगा। वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो हमज़ा साहब हैं, वो और भी उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह की सोच के हामी हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून ने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि अगर वफाक हम छोड़ भी दें, हमें वफाक से क्या मिलना, क्योंकि जो भी वफाक में आएगा वो कर तो कुछ नहीं सकेगा जिस तरह की आपकी मुआशी कंडीशंस हैं।
लेकिन अब ये वो कंबल है जिसको मुस्लिम लीग नून उतारना भी चाहे तो नहीं उतार सकती। और बाकी रहेगी बात पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी देखें, बिलावल भुट्टो अगर वहाँ पे कैंपेन करके उसने 10 सीटें निकाल ली हैं और आपको 3 मिली हैं, तो उसमें आपकी कारकर्दगी, वही जो फेडरल गवर्नमेंट की कारकर्दगी, वो ट्रांसलेट होती है वहाँ पे। अब वो कश्मीर में भी किसी ना किसी तरह से रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला हम कोई प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन बिलावल भुट्टो एक अग्रेसिव कैंपेन करने जा रहा है, वहाँ पे भी कश्मीर में भी उसने डिज़ाइन की हुई है। उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म PMLN को क्या पहुंचेगा क्या नहीं पहुंचेगा, ये आने वाले दिनों की बात है। अच्छा, ये तो हो गई पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात। अब जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहित पीरज़ादा साहब, उन्होंने एक व्लॉग बनाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ISPR जो हैं वो जेनजी से बहुत मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने तमाम मशहूर यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया। जेनजी से क्या मतलब? जो यंग लॉट है। मैंने कहा शायद जनरल ज़िया की बात कर रही हैं। नहीं। अच्छा, हाँ, जनरेशन जी की बात कर रही हूँ। और वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके मिल भी रहे हैं। हाल ही में वो UET गए हैं, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी गए हैं। तो वो जेन जी से क्यों मिल रहे हैं? उन्होंने उनको मिलते हुए कहा कि आप जेन जी नहीं बल्कि जेन P हैं, जनरेशन पाकिस्तान है। तो वो उनको घेरा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उन्होंने इसमें एक उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हमारे जो जर्नल हैं वो जेन जी पर हुकूमत करना चाहते हैं। तो उनको एक ख़ास ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो इस बारे में व्लॉग बनाते हैं? हालांकि कोई भी कहीं भी जाके किसी से भी मिल सकता है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, कोई इस पे बड़ा इशू तो नहीं होना चाहिए। यार ये जो यूट्यूबर्स बाहर बैठे हुए ना, 1-1.5 साल से 2-3 साल से इनके ऊपर ना एक बुखार इनको चढ़ा हुआ है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी मिलिट्री। जबकि हमने देखा था कि 90s की जो दहाई थी उसमें 2 सियासी जमातें आपस में लड़ रही थीं और इस्टेब्लिशमेंट पीछे से दोनों जमातों को लड़ाते थे। कभी किसी को पावर में ले आते थे, कभी किसी को पावर में ले आते थे। फिर जनरल मुशर्रफ आ गए, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। तो हमने देखा कि जो डीस्टेबलाइजेशन उस वक्त हो रही थी और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी या जो सियासी स्पेसेस को ख़राब किया जा रहा था, तो उनके ऊपर तनकीद करने के बजाय जर्नलिस्टों का एक टोला था जो इन सारे सियासतदानों को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, आसफ जरदारी साहब को, सबको कहते थे कि ये एंटी पाकिस्तान लॉबी है। उनका ख्याल था कि जो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, जनरल क्या नहीं कर रहे थे, या जनरल उसके बाद अगले जनरल्स ने जो कुछ किया या उससे पहले, उनका ख्याल था कि वो हुब्बुल वतन लोग हैं। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट यह है जो पाकिस्तान को संभाल के रखा हुआ है और बाकी सारे लोग जो हैं वो ख़राब हैं। अल्टीमेटली ये वो जर्नलिस्ट लॉबी थी जिनको बाद में इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ खड़ा कर दिया। अब ये इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा लॉयलिस्ट हो गए हैं इमरान खान साहब। अब बाहर बैठे इनको हर चीज़ में इस्टेब्लिशमेंट में खामी नज़र आती। यानी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट दूध की धुली हुई थी, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले। अब हर चीज़ की बुराई उनको इस्टेब्लिशमेंट में नज़र आती। तो ये एक उनका माइंडसेट है। वो ख़ुद ब्रेन वॉश हो चुके हैं। पहले भी वो ब्रेन वॉश थे। जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी उनको सही तरह से ना एनालाइज करते थे ना समझते थे। आज भी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना उनको सही तरह से समझते हैं ना उनको एनालाइज करते हैं। रह गई बात जनरेशन जी की। जनरेशन जी हमारे मुल्क की वो जनरेशन है जो 2002 के करीब पैदा हुई या उससे 1997 में ऑनवर्ड पैदा हुई। ये वो जनरेशन है जिसने आँख खोली मुशर्रफ के मार्शल लॉ में। ये वो जनरेशन है जो थोड़ी सी जवान हुई, 13-14 साल के जब हुए, तो उस वक्त यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ करप्शन के बयानिए बनाए जा रहे थे। और ये वो ज़रा से बड़े हुए तो मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई। कुछ दिन उनकी गवर्नमेंट ठीक चली, फिर उनके ख़िलाफ़ भी पनामा केस आ गया, करप्शन के बयानिए आ गए। थोड़े से और बड़े हुए तो धरने शुरू हो गए इमरान खान साहब के। उन्होंने वो धरने विटनेस किए। जब वो 21-22 साल के हुए तो उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए हैं, तो वो देखा उन्होंने कि ये किस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को। उस वक्त जनरेशन जी जो थी एक मौके पे नाराज़ भी थी
इमरान खान, लेकिन जिस तरह से इमरान खान को निकाला गया और रजीम चेंज का एक सोशल मीडिया पे एक कहानी बेची गई, तो ये जनरेशन जी सारी जो थी वो उस ख़ास एक जो फ्रेम होता है उसके अंदर ही, चूँकि ये फ्रीज़ थी, तो वो इमरान खान साहब की हमायती बन गई। फिर इनकी सोच जो थी इस जनरेशन जी की, वो जिस तरह से परवान चढ़ी, जिस तरह के आपका मुताला पाकिस्तान है, जिस तरह की आपका मीडिया ट्रेनिंग है, जिस तरह की आप भाषण सुनते हैं टेलीविज़न पे सुबह दोपहर शाम, तो मैं कहता हूँ ये जनरेशन जी जो है, मैं कोई वो बात नहीं कर रहा, लेकिन इनकी सोच जो है वो जनरल ज़िया-उल-हक की सोच से बहुत करीब थी। एक ख़ास तंग किस्म का एक पैट्रियटिज़म, सारी दुनिया हमारी मुखालफ है, हम ये हैं, हम वो हैं, ये इस तरह के, और वही चूरन जो है इमरान खान साहब ने बेचा इस जनरेशन जी को। असल में ये चूरन तो एस्टेब्लिशमेंट का चूरन है ना, जो आज ISPR साहब ने जाके ये कहना शुरू किया ना कि आप जनरेशन जी नहीं हो, जनरेशन पी हो, तो वही एक ख़ास नैरेटिव जो ज़िया-उल-हक वाला है, वो पहले ज़िया-उल-हक बेचता रहा है, अब वो फ्लिप करके वो अब ISPR साहब बेच रहे हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है इसमें बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स और मईद पीरज़ादा जैसे लोगों के लिए कि उनका ख्याल था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी तो इमरान खान की है, तो इसको ब्रेन वॉश कर रही है हमारी मिलिट्री, तो कहीं उनको कैप्चर ना कर जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारी जो है वो बाहर बैठे जो असल इन्वेस्टमेंट है वो तो इमरान खान और उसके सपोर्ट बेस पे इन्वेस्टमेंट सारी कर रहे हैं, तो उनको अपने गले पे या अपने स्टोर पे डाका डलता हुआ महसूस हो रहा है। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी ज़हनी एक खौफ है। वो खुद भी जनरेशन जी की तरह के थे एक ज़माने में, और अभी भी जनरेशन जी हैं वो। ठीक है। हाँ। अच्छा, कश्मीरियों के जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ मसाइल चल रहे हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन जो उनके अगेंस्ट तासुब है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल ख्वाजा आसिफ साहब ने और अबसार आलम साहब ने एक तंज किया उन पर, वो आपसे मैं पूछूंगी उन्होंने क्या तंज किया है। दूसरा, उसके जवाब में जो फैसल राठौर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर, उन्होंने कहा है कि उनको कश्मीरियों को ख्वाजा आसिफ साहब से किसी किस्म का कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ज़ाहिर है उन्होंने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए हैं। नहीं, वैलिडेशन जुमला है कि वैलिडेशन नहीं चाहिए कि हम कश्मीरी हैं या नहीं हैं। हाँ जी, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो शादियों वाली, वो अभी आप हाँ वो और हाँ, मतलब जी। उसकी बात नहीं कि वो असल में जो उनकी ट्वीट है वो मैंने देखी है, वो है ख्वाजा आसिफ ने जो कहा ना कि रावला कोट के लोग कश्मीरी नहीं हैं, तो उसने उसके जवाब में कहा कि ख्वाजा आसिफ से तो हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए ना। ठीक है। लेकिन वो जो अबसार आलम साहब के हाँ। साथ जो गुफ्तगू की, उसमें कुछ नुक्ते ऐसे हैं कि जो कश्मीरियों ने, अब मैंने देखा बाज़ कश्मीरी लोग उस पर बात कर रहे हैं और इतराज़ात भी कर रहे हैं। वो ये हैं कि कहा गया कि ये कश्मीरी जो हैं वो अपनी बेटियों और बहुओं के नाम पे या अपनी भाभियों के साथ एक पेपर मैरिज कर लेते हैं ताकि बाहर जा सकें, यानी फेक एक पेपर। तो वो एक तरह से उनके करैक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो वो सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, वो हमारा ये जो नॉर्दर्न पंजाब है, जो गुजरात से ऊपर, जो सारे का सारा, अब सारा गुजरात से लेकर आप रावलपिंडी पर तक चले जाएं तो सारे यूरोप अमेरिका वगैरह, तो सब ने कागजात अपने ख़राब इसी तरह के कागज़ बना के, कोई असाइलम पे गया हुआ है, कोई पेपर मैरिज करके गया हुआ है। तो ये मामला किसी एक कम्युनिटी के साथ जोड़ देना। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये सवाल बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पे अब उठाया जा रहा है कि ये कहना कि मुजफ्फराबाद के लोग या रावलाकोट के लोग या मीरपुर के लोग वो चूँकि पठवारी बोलते हैं, वो चूँकि पहाड़ी बोलते हैं, वो चूँकि हज़ारा की लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो कश्मीरी नहीं है। तो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि कश्मीर दो कंपोनेंट से मिलके बना है। जी। पंजाब, अपर पंजाब जो जिसमें जम्मू था और बाकी इलाके थे, और ये हमारा आज़ाद कश्मीर, ये, और ऊपर जो वैली है कश्मीर की, और ऊपर लद्दाख, और फिर नॉर्दर्न एरियाज़ जो गिलगित बल्तिस्तान, इन सारे इलाकों में डोगरा की हुकूमत थी और सारे ये एक जम्मू कश्मीर रियासत थी। उसके कई इलाके हैं जो कश्मीरी नहीं हैं, जैसे हमारा नॉर्दर्न गिलगित बल्तिस्तान कश्मीरी नहीं है, हमारे बाकी इलाके। लेकिन इस मौके पे जब हमने एक ढांचा बनाया पाकिस्तान में कश्मीर का कि ये
5, 10, 7, 8 ज़िले हैं, ये आज़ाद कश्मीर है, जो उधर है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और हम इनका प्लेबिससिट चाह रहे हैं। उस मौके पे आप ये कहें कि ये तो कश्मीरी नहीं है, तो आप ये मुकदमा तो इंडिया का फिर लड़ रहे हैं ना जी। आप पाकिस्तान का तो नहीं लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये सारे कश्मीरी, जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं। ख्वाजा आसिफ और ने ये भी उसको कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। हाँ, उसने कहा है कि मैं इस बात पे माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर मेरी पार्टी कहेगी कि इस तरह की बातें ना करो तो मैं खामोश हो जाऊंगा। वो भी बड़ा अपने स्टाइल का, अपने अंदाज का। लोग तो बाज़ कहते हैं ना कि ख्वाजा आसिफ पिछले 15-20 साल में एक ऐसा पार्लियामेंटेरियन था कि वो लोगों के बारे में जो गुफ्तगू करता था वो ज़ुबान ज़द आम हो जाती थी। आपको याद ही है वो ख़वातीन के बारे में भी उनकी जुमले जो थे वो चलते रहते थे, फिर मिलिट्री के बारे में, सब के बारे में। तो वो कुछ ख़वातीन के बारे में, मिलिट्री के बारे में, हाँ, वो लूज टॉक बाज़ औक़ात असेंबली के फ्लोर पे ही कर जाते हैं। उनका एक स्टाइल है, लेकिन जहाँ जहाँ जाके आप किसी की सेंसिटिविटी को जाके टच करते हैं, वहाँ अगर आप सॉरी भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, कि FIA ने 500 किलोग्राम्स ऑफ प्लेसेंटा पकड़ा है, जो कि पाकिस्तानी और चाइनीज़ मिलकर ये बिज़नेस कर रहे थे। प्लेसेंटा बेसिकली एक वुमेन में ऑर्गन होता है, एंड इट इज़ अटैच्ड टू द अम्बिलिकल कोड दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द बेबी वाइल फिल्टरिंग आउट द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये काफ़ी एक नया तर्ज का बिज़नेस, मैंने तो पहली दफ़ा सुना। नई तर्ज का जुर्म, यानी आप देखें ये हमारा उसमें 3-4 चाइनीज़ हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, तो कैसे कैसे इंजीनियर हैं पैसा कमाने वाले और जराइम करने वाले। अगर इस तरह का वो किसी पॉजिटिव चीज़ में अपना दिमाग लड़ाएं तो पता नहीं कहाँ के कहाँ जा सकें। और ये इंसानी जो आप बोल रही हैं प्लेसेंटा, ये कैसे वो बिज़नेस कर रहे थे पता है आपको? FIA ने जो तफ्तीश की इब्तदाई, वो इसको भेड़ का प्लेसेंटा बना के, यानी नॉन ह्यूमन प्लेसेंटा बना के बाहर एक्सपोर्ट करते थे और तजारत वहाँ जाके बेचते थे इंसानी प्लेसेंटा के तौर पे। अब खैर उसके टेस्ट वेस्ट करवाने के लिए वो चीज़ें पिम्स में गई हैं। अब इन लोगों का क्या होगा? पहले भी फैसलाबाद के करीब कुछ चाइनीज़ पकड़े गए थे, हमारे पाकिस्तानियों के साथ मिल के वो लोगों को लूट रहे थे, ये जो फॉरेक्स का धंधा था जाली बना के। और ये अब दूसरी वारदात है। तो हमारी एजेंसियों को जैसे ये पकड़ा है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के कई और नए जराइम जो हैं वो अब रुशनास हो रहे हैं। तो हमारे पास ये FIA की जो इस्तेदाद है वो बढ़नी चाहिए ताकि हम इनको रोक सकें। अब देखें ना कि 5 किलोग्राम ये एक 500 किलोग्राम ये एक इंतहाई हसास मवाद है जो ख़वातीन के जिस्म में होता है जब जच्चा बच्चा। उस वक्त ये कहाँ से निकाला गया जो 500 किलोग्राम है? कितना बड़ा जुर्म है इसके पीछे, कितने डॉक्टर इन्वॉल्व होंगे, कितने हॉस्पिटल इन्वॉल्व होंगे। अगर इसको ट्रेस किया जाए तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। अब पता नहीं ये फायरों में ना दब जाए एक दफ़ा फिर। ठीक है सर, लास्टली मेरे आपसे छोटी सी बात पूछनी थी कि इंडिया में एक खान सर एकेडमी है जहाँ से हम भी जब मैट्रिक और इंटरमीडिएट में थे, कोई भी मुश्किल चीज़ जो एकेडमी से स्कूल से समझ नहीं आती थी तो वहाँ से पढ़ लेते थे, उनसे लेक्चर सुन लेते थे। तो उनके अगेंस्ट एक बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है इंडिया में, उन पर कत्ल का भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वो एक हीरो से ना उनको एक मुजरिम बना दिया गया है। तो BJP की गवर्नमेंट इतना अगेंस्ट एक ऐसे इंसान जिसने इतनी मदद की है, इतने स्टूडेंट्स की इतने सालों से कर रहे हैं, तो वो इतना उनके अगेंस्ट क्यों चले गए हैं? देखिए ये जो खान सर है ना, मैं इसके कोई लेक्चर तो नहीं देखे, लेकिन गालबन यूट्यूब पे मिलियंस में इसके वो हैं फॉलोअर्स। और जिस तरह से वो मुख्तलिफ TV शोज़ में उसको एक सेलिब्रिटी के तौर पे बुलाया जा रहा था ना पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में, उससे लग रहा था कि वो बंदे की बहुत बड़ा एक सर्कल बन चुका है, उसका इम्पैक्ट, वो एक नेशनल लेवल की सेलिब्रिटी बन चुके थे वहाँ पे। बट द वे ही डिस्कस पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान के बारे में, कायद-ए-आज़म के बारे में, हमारे ये पार्टीशन के बारे में ऑनवर्ड, तो वो बहुत हेट स्पीच थी उस बंदे में, ज़रूरत से ज़्यादा। अभी ऑपरेशन संदूर जो इंडिया ने लॉन्च किया था उस पर भी, और उसके बाद भी, पहले भी, वो इस तरह की गुफ्तगू करता था कि जो अपनी तरफ से इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को पैम्पर करने के लिए। अच्छा, मैं तो समझता था कि शायद ये मुसलमान नहीं है, खान सर हो रही थी, मुझे इसके नाम का भी नहीं पता था। लेकिन
अब पता चला जब उसने मोदी मीडिया को चैलेंज किया, वो ये बात तो वो वहाँ से शुरू हुई ना कि वो अंजना काशफ नाम की एक एंकर है, उसने कहा ये 2 कोड़ी के यूट्यूबर्स हैं जो कि उनकी गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट या जो मोदी उसके ऊपर कोई तनकीद कर रहे हैं। तो उसके जवाब में इसने कहा कि तुम दलाल हो। उसके बाद वहाँ पे उसकी एकेडमीज़ पे छापे पड़ने शुरू, अब तो उसके ख़िलाफ़ जुलूस निकलने शुरू हो गए। बिहार और वो पटना में चूँकि तो बिहार की गवर्नमेंट पूरी उसके ख़िलाफ़ लगी हुई है, और एक उसका कोई साथी कत्ल हो गया तो उसका कत्ल भी उस पर डाला जा रहा है। तो उसकी तो स्टोरी लगता है ख़त्म होने जा रही है। लेकिन उसकी कहानी भी यही थी। ये जो मोइज़ पीरज़ादा जैसे लोग जैसे बाहर बैठे हुए हैं ना, ये लोग जो इस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट के माउथपीस बन जाते हैं ना, और बाज़ औक़ात इनके जो जेन्युइन अच्छे काम होते हैं वो भी उनके नीचे दब जाते हैं। और आज ये जो खान सर जो है वो जो जिस तरह से इंडिया की मिलिट्री को, इंडिया की हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करता था, आज वहाँ पे वो अकेला खड़ा है ओनली बिकॉज ही इज़ मुस्लिम। और उसका नाम आसिफ खान अब पता चला है। कोई उसका साथ नहीं दे रहा, कोई उसको किसी टीवी शो में नहीं बुला रहा, कोई एंकर उसके हक़ में बात नहीं कर रहा, सिवाय वो जो 2-3 यूट्यूबर्स हैं जो एक जर्मनी में बैठे हुए हैं, वो ध्रुव, उसने एक अच्छी वीडियो की है। एक वीडियो और मैंने देखी है, वो लोग जो इंडियन ऑर्बिट से बाहर बैठे हुए लोग वो उस पर बात कर रहे हैं, कोई इंडिया के अंदर उसके। तो ये देखना चाहिए, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन उसको भी सोचना चाहिए कि वो जिस स्टेट को ग्लोरीफाई कर रहा था आज वहाँ पे वो अकेला क्यों है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके आज के तज्ज़िये के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम कल हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।